ओके बच्चों, जो लास्ट टॉपिक है आप लोगों का किडनी फंक्शन टेस्ट। जैसे अगर आप लोग इसका एक फ्लो चार्ट अपने माइंड में रखो। किडनी फंक्शन टेस्ट को स्टार्ट करते ही फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने किडनी के कुछ जनरल फंक्शंस पढ़े थे। ठीक है, जिसमें ये देखा था कि किडनी जो है वो एक तो डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने के लिए यूज़ होती है। ये प्लाज्मा को फिल्टर करती है, एसिड बेस जो है वो बैलेंस वो बॉडी का मेंटेन रखती है। इसके अलावा इसके सर्टेन जो है वो हार्मोनल फंक्शंस भी हैं कि कुछ हार्मोन्स की प्रोडक्शन होती है। और इसी तरह से विटामिन डी की जो एक्टिव फॉर्म है वो भी किडनी के अंदर ही प्रोड्यूस होती है। स्किन से बेशक उसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है, लेकिन इसकी जो एक्टिव फॉर्म है विच इज़ 125 डीहाइड्रो डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सी फिरोल, ये जो एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की, ये भी किडनी सेल्स के अंदर ही प्रोड्यूस होती है। इन जनरल फंक्शंस को डिस्कस करने के बाद हमने किडनी के जो मेन उसकी जो ग्लोमेरुलस और ट्यूब्यूल से लिंक्ड उसके फंक्शंस थे। किडनी का जो फर्स्ट पोर्शन है ग्लोमेरुलस, वो किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है, वो नॉर्मली प्लाज्मा को फिल्टर करता है। और इसके ये फिल्ट्रेशन रेट को हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, इसको कैसे असेस किया जा सकता है? सिंपल कैलकुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और अगर आप डिफरेंट कंफाउंडिंग फैक्टर्स लाइक एज वगैरह को ऐड करते हैं तो उस केस में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इन पॉइंट्स को कवर किया था। इसी तरह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को कवर करने के बाद हमने किडनी के ट्यूब्यूलर फंक्शन स्टार्ट किए थे कि नॉर्मली तो ट्यूब्यूल्स जो हैं वो रीअब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट एनालाइट्स को, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को। लेकिन अगर किसी वजह से आपके किडनी के जो ट्यूब्यूलर सेल्स हैं वो किसी यूजफुल मॉलिक्यूल को रीअब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो वो मॉलिक्यूल कहाँ पे सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा? यूरिन में। ठीक है। सो टू रीजन हैं जिसकी वजह से आपका कोई भी यूजफुल मॉलिक्यूल, कोई भी यूजफुल कंपाउंड आपके ट्यूब्यूलर सेल से निकल के यूरिन सैंपल में ऐड हो सकता है। जिसमें एक तो हमने देखा था कि ट्यूब्यूलर डाइसफंक्शन हो सकता है, कि आपके ट्यूब्यूलर सेल्स ठीक से काम नहीं कर रहे। जैसे आपने जो है वो प्रोटॉन का रिलीज देखा था कि प्रोटॉन नॉर्मली आपके यूरिन के अंदर जो है वो सिक्रीट होते हैं बिकॉज बॉडी का एसिड बेस बैलेंस मेंटेन रखना होता है। लेकिन समटाइम्स आपके जो प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर्स हैं दे आर अनएबल बिकॉज ऑफ एनी म्यूटेशन या इनहेरिटेड डिसऑर्डर की वजह से आपके जो ट्यूबुलर सेल्स हैं किडनी के, वो प्रोटॉन्स को सिक्रेट नहीं कर सकते यूरिन में, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर प्रोटॉन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसको आप कहते हैं एसिडोसिस, रिनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। एक वजह तो ये होगी कि आपके ट्यूबुलर सेल्स ठीक से काम नहीं कर रहे। और दूसरी रीज़न हमने ये देखी थी कि जब आपके ट्यूबुलर सेल्स फंक्शनल हैं बट इनकी जो थ्रेशोल्ड है, एक मिनिमम थ्रेशोल्ड जितना ये रीअब्जॉर्ब कर सकते हैं वो अचीव हो गई है। इसमें हमने एग्जांपल अप्लाई की थी ग्लूकोज की, कि आपके अगर यहाँ फिल्ट्रेट के अंदर ये ट्यूबुलर सेल्स आपके जो हैं वो रीअब्जॉर्ब करते भी हैं, ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करके वापस प्लाज्मा सैंपल के अंदर लेके आते हैं और इस चीज़ को मिनिमाइज करते हैं कि ये ग्लूकोज यूरिन में जाए। तो ये सिर्फ तब तक रीअब्जॉर्ब करते रहेंगे जब तक प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन 180 मिलीग्राम पर लीटर तक ना पहुंच जाए। ठीक है, यानी ये एक थ्रेशोल्ड है, एक मिनिमम अलाउड आप कह लें लिमिट है जितनी प्लाज्मा के अंदर जो है वो प्रेजेंट हो सकती है। इससे ज़्यादा बेशक आपके ट्यूबुलर सेल रीअब्जॉर्प्शन का पोटेंशियल रखते हैं बट दे आर नॉट अलाउड कि वो इससे ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करें। ऑब्वियसली जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा वो कहाँ पे रिलीज होगा? यूरिन के अंदर। इस तरह से आपके यूरिन सैंपल के अंदर इन दो रीजंस की वजह से कोई भी यूजफुल कंपाउंड, कोई भी यूजफुल एनालाइट यूरिन में ऐड हो सकता है। फिर हमने यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट की थी कि ओके, ट्यूबुलर डाइस फंक्शन या थ्रेशोल्ड के मेंटेन होने की वजह से आपके यूरिन के अंदर कोई यूजफुल मॉलिक्यूल ऐड हो गए हैं। अब आपको यूरिन के अंदर इन यूजफुल मॉलिक्यूल की प्रेजेंस या एब्सेंस को डिटेक्ट करना है। और उसके लिए आप क्या चीज़ यूज़ करते हो? यूरिनालिसिस, जिसमें आपको हेल्प चाहिए होती है डिपस्टिक्स की। ठीक है, कि हर एक एनालाइट के लिए, चाहे वो एनालाइट आपके पास ग्लूकोज है, वो एनालाइट आपके पास कोई बैक्टीरियल सेल्स है, उस एनालाइट में आपने देखना है कि
प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कितनी है, यानी इनमें से कोई भी एनालाइट आप देखना चाहते हो कि यूरिन के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, तो इसको क्वालिटेटिवली आप चेक करते हो बाय यूजिंग सम स्ट्रिप्स, ठीक है, जिनको आप कहते हो डिपस्टिक्स। और इन स्ट्रिप्स के ऊपर आपके पास जो है वो कुछ पैड्स होते हैं जिनमें हर एक एनालाइट के लिए स्पेसिफिक एक केमिकल, एक या फिर एक से ज़्यादा आपने देखे थे, ठीक है, ये इम्प्रिग्नेटेड होते हैं, यानी इसके साथ अटैच होते हैं। और इस स्टिक को ऐड करने के बाद आपके पास जो कलर चेंजेस आते हैं, उन कलर चेंजेस को आप रिलेट करते हो किसी नॉन चार्ट के साथ। नॉन चार्ट क्या है? इसमें आपको हर एक एनालाइट के लिए कितनी कंसंट्रेशन पे किस ब्लॉक का कलर कैसा होगा ये पता होता है, ठीक है। सपोज ये आपकी वो डिपस्टिक है जिसको आप कंपेयर करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे आपके पास एक नॉन चार्ट है जिसमें इसी डिपस्टिक के डिफरेंट पैटर्न्स दिखाए होंगे। लाइक पहला ब्लॉक सपोज ग्लूकोज के लिए, हम सपोज कर लेते हैं कि ग्लूकोज के लिए ये डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं डिफरेंट कंसंट्रेशंस पे। सपोज नॉर्मल आपके पास ग्रीन था, ग्रीन कलर ये वाला नॉर्मल को शो करता है। सो जैसे ही आपके पास कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, ये थोड़ा सा इस तरह से कलर चेंज करेगा, उसके बाद आपके पास ग्रीन के भी डिफरेंट शेड्स आते जाएंगे, ठीक है। सो इन कलर कोडिंग की वजह से आप जो है वो एनालाइट की प्रेजेंस या एब्सेंस, और उसके बाद कितना इंटेंस कलर है उसकी बेस पे उसकी एक जो है ना आप इंटेंसिटी भी बता सकते हो, ठीक है। सो ये यूरिनालिसिस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर किया था, जिसमें डिफरेंट एनालाइट्स के लिए कौन कौन से जो है वो रिएजेंट्स यूज होते हैं और उसके पीछे केमिस्ट्री क्या है, कि आखिर ये जो ब्लॉक है ये ग्लूकोज को किस तरह से डिटेक्ट करता है, इसमें कौन कौन से ऐसे एनालाइट्स हैं, सॉरी कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं, कौन कौन से रिएजेंट्स हैं जो कि ग्लूकोज की प्रेजेंस को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हर एक एनालाइट के लिए हम लोगों ने डिफरेंट जो यहाँ पे ब्लॉक है उसके अंदर प्रेजेंट केमिकल्स और उसकी केमिस्ट्री के वो किस तरह से वो उस एनालाइट को डिटेक्ट करते हैं, इस चीज़ को जो है वो लास्ट लेक्चर तक कवर किया था। अब आज के लेक्चर में हम लोग किडनी के कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप कह लें जो प्रॉब्लम्स हैं किडनी सेल से एसोसिएटेड, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें एक प्रॉब्लम है आपके पास प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया इज प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन यूरिन, ठीक है। ये यूरिया की जो सुफिक्स है, इट मीन्स कि इस केस में आपका जो एनालाइट है ये किस में प्रेजेंट है, यूरिन में। जस्ट लाइक आप लोगों ने इससे पहले इस तरह से ईमिया की सुफिक्स देखते थे, हाइपरग्लोबिनेमिया, ठीक है, हाइपर कैल्शियमिया, इसी तरह से आपके पास जहाँ पे भी जो है वो ईमिया की सुफिक्स लगी होगी, इट मीन्स कि इस केस में आपका जो ब्लड सैंपल है, जो सीरम सैंपल है, उसको रेफर किया जा रहा है कि उसके अंदर इस एनालाइट की कितनी कंसंट्रेशन है। लेकिन जहाँ पे यूरिया लिखा हुआ होगा, इट मीन्स कि यहाँ पे यूरिन सैंपल के अंदर उस एनालाइट की कंसंट्रेशन की बात हो रही है, ठीक है। सो प्रोटीन्स यूरिन सैंपल के अंदर इन 4 रीजंस की वजह से अपीयर हो सकती हैं, यानी ये 4 वो केसेस हैं जिनकी वजह से आपके जो किडनी के सेल्स हैं वो प्रोटीन्स को यूरिन में पास करते हैं, ठीक है। एक रीजन है आपके पास ओवरफ्लो, दूसरी रीजन है आपके पास ग्लोमेरुलर, तीसरी रीजन है ट्यूबुलर, और यहाँ पे चौथी रीजन है आपके पास सिक्रीटेड। अब यहाँ पे आप लोग नॉर्मल के साथ इसको कंपेयर करते हुए इन एरोस के थ्रू, यानी ये फिगर इटसेल्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और ये बता रही है कि एक्चुअली रूट कॉज क्या है, एक्चुअल रीजन क्या है प्रोटीन्स की यूरिन में प्रेजेंट होने की, तो यहाँ से आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। तो पहले हम इस फिगर को इन डिटेल देखेंगे, यहाँ से समझेंगे, और उसके बाद हम वन बाय वन इन 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन यूरियाज को डी कोड करते हैं कि एक्चुअली क्यों ये 4 कंडीशंस जो हैं ये अपीयर होती हैं। सो बच्चों ये नॉर्मल आपके पास है, नॉर्मल ट्यूबुलर या आप कह लें कि किडनी फंक्शन, कि आपके पास ये ग्लोमेरुलर पोर्शन है, यहाँ से ये कोई ब्लड जो है वो कैपिलरी है, ब्लड वेसल है जो कि ग्लोमेरुलस में से, जस्ट अ मिनट बच्चों।
जी। सो यहाँ पे आप इस एक डायग्राम को देखते हुए इन 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन यूरियाज को जो है वो कंपेयर कर सकते हैं कि एक्चुअली इनमें रूट कॉज क्या है प्रोटीन्स की यूरिन सैंपल में प्रेजेंट होने की। सो ये आपके पास एक नॉर्मल डायग्राम है, नॉर्मल पर्सन की, नॉर्मल सब्जेक्ट की, जिसके अंदर आपको एक रूट दिखाया गया है कि जो आपके ग्लोमेरुलर सेल्स हैं वो इस प्लाज्मा में से कुछ अमाउंट ऑफ जो है वो सैंपल को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, प्लाज्मा को फिल्टर करते हैं, जिसको आप क्या कहते हो, फिल्ट्रेट। और ये फिल्ट्रेट जब आपके ट्यूबुलर सेल के पास आता है तो ट्यूबुलर सेल इसमें से कुछ अमाउंट को रीअब्जॉर्ब करके वापस प्लाज्मा में भेज देते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास प्रोटीन्स भी आ जाएंगी। और जो रिमेनिंग आपके पास जो है यहाँ पे मटेरियल, ये यूरिन में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम इसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज आप यहाँ पे इन एरोस के थ्रू ट्रेस कर रहे हो कि प्रोटीन्स को बेशक ग्लोमेरुलस ने फिल्टर किया है, ठीक है, ये एरोस्पोज प्रोटीन्स की एंट्री को इंडिकेट कर रहा है। सो बेशक ग्लोमेरुलस ने प्रोटीन्स को फिल्टर किया है, बट आपका जो ट्यूबुलर सेल है, ये ट्यूबुलर सेल उसको रीएब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्रोटीन नॉर्मली इस फिल्ट्रेट में ऐड हो रही थी वो वापस प्लाज्मा में चली जाती है, ठीक है। ये एक नॉर्मल पर्सन के अंदर ये आप पैटर्न फॉलो कर रहे हो। बट इन केस ऑफ ओवरफ्लो प्रोटीन यूरिया, ये जो पहली कंडीशन है, इसमें आप ये देख रहे हो कि आपके प्लाज्मा सैंपल के अंदर ही बहुत सी प्रोटीन्स हैं। ये किसी भी वजह से हो सकती है ना, लाइक आपने इम्यूनोग्लोबुलिन से रिलेटेड शायद कोई क्वेश्चन भी था किसी क्विज में या मिड में, मैंने पूछा था कि जिसमें उसकी एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रही थी, उसकी अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा थी। सो ओवरफ्लो में क्या होता है कि आपके बॉडी के कुछ सेल्स कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स को ज़रूरत से ज़्यादा बनाना शुरू कर देते हैं। ये किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से हो सकता है, ट्यूमर की वजह से हो सकता है। अब ऑब्वियसली अगर आपके प्लाज्मा सैंपल के अंदर ज़्यादा प्रोटीन है तो ग्लोमेरुलस भी ज़्यादा प्रोटीन को फिल्टर करेगा, ठीक है। काफ़ी सारी प्रोटीन को फिल्टर करके ग्लोमेरुलस ने इस फिल्ट्रेट में ऐड कर दिया। इसमें से जितनी प्रोटीन रीएब्जॉर्ब हो सकती थी वो तो रीएब्जॉर्ब हो गई, बट ऑब्वियसली कुछ प्रोटीन ज़रूर यूरिन में आएगी, बिकॉज उस प्रोटीन को अकेले हैंडल करना इस ट्यूबुलर सेल का काम नहीं था, ठीक है। ट्यूबुलर सेल ने तो उसको रीअब्जॉर्ब करवाया, लेकिन उस प्रोटीन की स्टिल इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन थी कि आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन स्टिल आपकी प्रोटीन जो है वो यूरिन के अंदर प्रेजेंट होगी। इस किस्म की प्रोटीन को आप कहते हैं बेंस जॉन्स प्रोटीन्स, ठीक है, कि ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि नॉर्मली किसी भी एटियोलॉजिकल कंडीशन की वजह से बनती ही ज़्यादा है। इसमें किडनी का कोई जो है वो आप कह लें किडनी सेल्स में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आपके बॉडी के कोई दूसरे सेल उन प्रोटीन्स को ज़रूरत से ज़्यादा बना रहे हैं। और यूरिन में एक्चुअली इन प्रोटीन्स का प्रेजेंट होना आपको इंडिकेशन प्रोवाइड कर रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर है, ठीक है, बिकॉज ये प्रोटीन्स कहाँ पे आना शुरू हो गई हैं, यूरिन में, जो कि नॉर्मली यूरिन में प्रेजेंट नहीं थी। ये हो गई ओवरफ्लो। सेकेंड रीज़न है आपके पास ग्लोमेरुलर। अब इसको अगर आप कंपेयर करें सेकेंड कंडीशन को, कि सम टाइम ओवरफ्लो की वजह से आपकी प्रोटीन यूरिन में आ जाती हैं और सम टाइम ग्लोमेरुलर प्रॉब्लम की वजह से आपकी प्रोटीन्स जो हैं वो यूरिन में आएंगी। नाउ किस तरह से एक ग्लोमेरुलर जो है वो आप कह लें कि प्रॉब्लम इस अल्टीमेटली प्रोटीन को यूरिन में लेके आएगी, इसको ट्रेस करते हैं। यहाँ पे आप नॉर्मली देख रहे हो कि ये एरो आपका नॉर्मल पर्सन जैसा ही है। इट मीन्स कि आपके प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन की कंसंट्रेशन नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर है वैसी ही प्रोटीन कंसंट्रेशन है, इससे भी आप कंपेयर करो। बट फिर भी आपका जो ग्लोमेरुलर है वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन्स को फिल्टर कर रहा है, जस्ट लाइक इन दिस केस। यहाँ पे तो समझ आता है कि प्रोटीन चूंकि प्लाज्मा सैंपल में ज़्यादा थी इसलिए ग्लोमेरुलस ने उसको ज़्यादा ही फिल्टर करना था। बट यहाँ पे प्रोटीन अगर नॉर्मल अमाउंट में है और ग्लोमेरुलर सेल्स उसको ज़रूरत से ज़्यादा फिल्टर कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपके ग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं वो लीकी हो चुके हैं, ठीक है। लीकी मीन्स कि वो नॉर्मली जो उनके ऊपर एक पोर साइज की लिमिट थी कि वो प्रोटीन्स को फिल्टर नहीं होने देंगे, अब वो प्रोटीन्स को भी फिल्टर करवा रहे हैं। उनकी जो एक सिलेक्शन थी ना कि कुछ मॉलिक्यूल्स को फिल्टर करवाना है बाकियों को नहीं करवाना, वो सिलेक्शन उन्होंने लूज़ कर दी है, वो ज़्यादा लीकी हो गए हैं, वो ज़्यादा तरह के मॉलिक्यूल्स को
फिल्ट्रेट में ऐड कर रहे हैं, यहाँ से उसको फिल्टर करते हुए। ठीक है, सो यहाँ पे प्रॉब्लम एक्चुअली किसके अंदर है? ग्लोमेरुलर सेल्स के अंदर, जिन्होंने फिल्टर किया ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन को। इस इन प्रोटीन्स को ट्यूब्यूलर सेल्स ने नॉर्मली रीअब्जॉर्ब करवाया, बट बिकॉज फिल्ट्रेट में प्रोटीन बहुत ज़्यादा थी, तो ट्यूब्यूलर सेल्स ने जितना फिल्टर रीअब्जॉर्ब करवाना था वो करवा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी प्रोटीन्स जो हैं वो कहाँ पे रिलीज हो जाएंगी? यूरिन सैंपल के अंदर रिलीज हो जाएंगी। ठीक है, सो इस केस में आप देखेंगे कि समटाइम्स आपकी जो बिग प्रोटीन्स हैं जैसे एल्ब्यूमिन, इस केस में आपकी प्रोटीन्स बेशक यहाँ पे रिलीज होती हैं, लेकिन दीज प्रोटीन्स आर स्मॉल प्रोटीन्स। ठीक है, यहाँ पे आपका जो ये ग्लोमेरुलर पोर्शन है, इसमें अभी भी जो पोर साइज है वो स्मॉल है। प्रोटीन्स को बेशक ये यहाँ से फिल्टर करवाता है, लेकिन उन प्रोटीन में एल्ब्यूमिन प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन अगर ग्लोमेरुलर लीकी हो चुका है, विच मीन्स के नॉर्मली सपोज यहाँ पे इसके सेल्स का ये पोर साइज था और यहाँ से ये बिग प्रोटीन क्रॉस होकर रिलीज नहीं हो सकती, लेकिन जैसे ही इन ग्लोमेरुलर सेल्स का पोर साइज इंक्रीज हो गया, ये लीकी हो गए हैं, तो अब बिग प्रोटीन्स भी यहाँ से पास हो सकती हैं। पहले एक लिमिट थी साइज की, लेकिन अब वो लिमिट अगर नहीं रही, तो इसका मतलब है कि आपके पास ज़्यादा प्रोटीन्स, इवन बिग प्रोटीन्स, वो भी इन पोर्स को क्रॉस करके किस में ऐड हो सकती हैं? फिल्ट्रेट में ऐड हो सकती हैं। सो इस केस में आपको यूरिन सैंपल के अंदर एल्ब्यूमिन भी प्रेजेंट मिलेगी। ठीक है, इसलिए इस कंडीशन को ग्लोमेरुलर प्रोटीन यूरिया को समटाइम एल्ब्यूमिन यूरिया भी कहा जाता है। ओके, अब हम चलते हैं थर्ड कंडीशन की तरफ, जिसमें प्रोटीन यूरिया या यूरिन सैंपल के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, ये एक्चुअली ट्यूब्यूलर डाइसफंक्शन की वजह से है। यानी यहाँ पे प्रॉब्लम ना तो आपके बॉडी के उन सेल्स में है जो कि प्रोटीन्स को बना रहे हैं, इट मीन्स के ओवरफ्लो भी नहीं है, ना ही प्रॉब्लम आपके ग्लोमेरुलस में है जो उसे फिल्टर कर रहे हैं, बल्कि इस केस में प्रॉब्लम आपके कौन से सेल्स में है? ट्यूब्यूलर सेल्स में है। सो दोबारा से हम उसी तरह से नॉर्मल से कंपेयर करते हैं कि ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि देर आर द नॉर्मल प्रोडक्शन मैकेनिज्म, आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल अमाउंट के अंदर प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही है। उसी तरह से नॉर्मली आपके ग्लोमेरुलर सेल्स इसको फिल्टर करके यहाँ पे ट्यूब्यूल्स में लेके आते हैं, बट इस केस में आप देख रहे हैं कि ट्यूब्यूलर सेल्स इन प्रोटीन्स को रीअब्जॉर्ब करवा देते हैं, बट यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर रीअब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड है, ये ब्लॉक्ड है। ठीक है, सो इस केस में आपके पास ये सारी की सारी प्रोटीन्स कहाँ पे जाएंगी? यूरिन के अंदर चली जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपके पास नॉर्मली स्मॉल प्रोटीन्स ही होती हैं, बिकॉज बिग प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ लीकी ग्लोमेरुलस की वजह से फिल्ट्रेट का पार्ट बनेगी। बाकी आपके पास जो तीन कंडीशन है, ओवरफ्लो, ट्यूब्यूलर और सिक्रेटेड, इसमें आपके पास जो एल्ब्यूमिन है वो रिलीज नहीं होगी। सो मोस्ट ऑफ द टाइम इस केस में आपके पास जो प्रोटीन रिलीज होती हैं वो कौन सी हैं? बीटा 2 एंड अल्फा 1 माइक्रोग्लोबिन्स, बिकॉज इनके जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस इन ट्रांसपोर्टर्स के अंदर रिपोर्टेड हैं। ठीक है, ये आपके पास जो है वो थर्ड रीजन हो गई इसकी। फोर्थ और लास्ट रीजन में आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे, इस केस में आपका जो किडनी का नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आइडियल है, एक नॉर्मल पर्सन की तरह। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नॉर्मल अमाउंट में प्रोटीन्स प्रोड्यूस होती हैं, नॉर्मल अमाउंट में ये फिल्टर होती हैं, नॉर्मल अमाउंट में रीअब्जॉर्ब भी होती हैं, बट स्टिल देयर आर सम प्रोटीन्स जो यूरिन में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे इन प्रोटीन्स की जो है वो यूरिन में प्रेजेंस, ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है? इस केस में एक्चुअली होता क्या है कि आपकी बेशक ये जो प्लाज्मा से प्रोटीन्स आ रही होती हैं, ये एक नॉर्मल पर्सन का जो ट्रैक है उसको फॉलो करते हुए रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, बट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस केस में आपके ट्यूब्यूलर सेल्स कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं और उन प्रोटीन्स को यूरिन में सिक्रीट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो प्रॉब्लम है वो ना तो ओवरफ्लो की प्रॉब्लम है, ना ही लीकी ग्लोमेरुलर सेल्स की प्रॉब्लम है, ना ही ट्यूब्यूलर सेल्स के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके ब्लॉक होने की कोई प्रॉब्लम है, बल्कि इट्स सेल्फ जो ट्यूब्यूलर सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा करवा रहे हैं। ठीक है, सो ये भी एक इंडिकेशन है कि इस केस में ट्यूब्यूलर सेल्स के जो प्रोटीन्स हैं, ट्यूब्यूलर प्रोटीन्स,
ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स यूरिन में आ रही हैं। इट मीन्स कि इस केस में आपके ट्यूबुलर सेल्स जो हैं वो एक इंडिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि कुछ ऐसा जो है वो उनके सेल्स के साथ हो सकता है, लाइक किसी किस्म का इन्फेक्शन हो सकता है, कोई स्टोन या फिर उनके जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो ब्लॉक हो सकते हैं। तो ये एक अर्ली इंडिकेशन होती है। जैसे आपके इम्यून सेल्स जो हैं वो किसी एंटीजन के रिस्पॉन्स में या फॉरेन मॉलिक्यूल के रिस्पॉन्स में कुछ खास किस्म के मॉलिक्यूल्स को, सिग्नल मॉलिक्यूल्स को रिलीज करते हैं। उसी तरह से आपके ट्यूबुलर सेल्स भी जो हैं ये इंटेंशनली कुछ प्रोटीन्स को बनाते हैं और उन प्रोटीन्स को सिक्रीट करते हैं। इसका मतलब है कि ये प्रोटीन बनी ही सिक्रीट होने के लिए है। ठीक है, इनका नॉर्मल कोई फंक्शन नहीं था, बल्कि ये आपके ट्यूबुलर सेल ने खास तौर पे सिक्रीट करवाने के लिए, यूरिन में सिक्रीट करवाने के लिए बनाई है। और एक्चुअली इसकी रीज़न क्या है, बिकॉज दे वांट टू कन्वे अ मैसेज। ठीक है, इसलिए इस किस्म के प्रोटीन यूरिया को आप क्या कहते हो, सिक्रेटेड प्रोटीन यूरिया। ठीक है, इस डायग्राम, एक अकेली इस डायग्राम से ही आप जो है वो इन 4 टाइप्स को जो है वो इजीली कंपेयर कर सकते हो। बट स्टिल अगर आप इनको जो है वो एक दफ़ा हाईलाइट करना चाहते हो तो आपके पास यहाँ पे इन 4 टाइप्स की कुछ डिटेल है जिसको एक बार मैं रीड आउट कर देती हूँ। लाइक पहली जो टाइप है आपके पास ओवरफ्लो या ओवरलोड प्रोटीन यूरिया। अब इस डायग्राम को माइंड में रखिएगा सब लोग कि यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा है। ठीक है, सो ओवरफ्लो प्रोटीन यूरिया में आपके जो ग्लोमेरुलर सेल्स हैं उनको लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन को फिल्टर करना पड़ता है। आपकी प्लाज्मा सेल्स के अंदर प्रोटीन की एक्स्ट्रा क्वांटिटी प्रेजेंट होती है और ग्लोमेरुलर सेल्स को उन एक्स्ट्रा प्रोटीन्स को या एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन को हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, सो जितनी ज़्यादा प्रोटीन होगी उतना ही ग्लोमेरुलर सेल्स उसको फिल्टर करके कहाँ पे लेके आएंगे, ट्यूब्यूल्स में लेके आएंगे। बिकॉज ये इन सेल्स का नॉर्मल फंक्शन है कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन या प्लाज्मा होम्योस्टेसिस से अगर कोई भी एनालाइट बढ़ जाता है, किसी एनालाइट की कंसंट्रेशन एक नॉर्मल थ्रेशोल्ड वैल्यू से अगर बढ़ जाती है तो ग्लोमेरुलर सेल्स की ये ड्यूटी होती है कि वो उसको रीअब्जॉर्ब करते हैं, सॉरी यहाँ से क्या करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं। सो ये नॉर्मल है कि ओवरफ्लो के अंदर आपके ग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं उनको लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन जब प्लाज्मा सैंपल के अंदर नजर आएगी तो वो उस प्रोटीन को फिल्टर करने की कोशिश करेंगे। इट डजेंट मीन कि आपके ग्लोमेरुलर सेल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है, वो अपना नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं। बट चूंकि प्रोटीन क्वांटिटी ज़्यादा थी, प्रोटीन कंसनट्रेशन ज़्यादा थी, डेट्स वाई आपकी ज़्यादा प्रोटीन जो है वो कहाँ पे आएगी, ट्यूब्यूल्स में आएगी। और इसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। जैसे आप लोगों के पास जो है वो लार्ज प्रोडक्शन हो सकती है किसी इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में इम्यूनोग्लोबुलिन्स की, या फिर किसी किस्म के जो है वो ट्यूमरस जो सेल्स हैं आपके पास, ट्यूमर के रिस्पॉन्स में अगर वो प्रोटीन की ज़्यादा कंसनट्रेशन प्रोड्यूस करते हैं तो वो प्रोटीन्स भी आपके यूरिन सैंपल के अंदर आ सकते हैं। सो इन दिस टाइप ऑफ प्रोटीन यूरिया glomerular cells are normal but protein is produced in excessive amount. सेकेंड आपके पास टाइप है ग्लोमेरुलर, जिसके अंदर आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि जो ग्लोमेरुलर सेल्स हैं नॉर्मली ये फिल्टर करते हैं प्रोटीन्स को। जैसे मैंने कहा है कि इन सेल्स का एक पोर साइज होता है और उस पोर साइज के अकॉर्डिंग ये कुछ प्रोटीन्स को फिल्टर करते हैं। सपोज अगर ये एल्ब्यूमिन की एग्जांपल लेते हैं, स्मॉल प्रोटीन्स तो बेशक इसमें से पास कर सकती हैं, लेकिन जब बिग प्रोटीन पास करने की कोशिश करती हैं तो ये यहाँ पे इनको फिल्टर करेंगे ये सेल्स इनके पोर साइज की वजह से। बट इस कंडीशन में ग्लोमेरुलर प्रोटीन यूरिया में आपके ग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं दे बिकम लीकी, जिसकी वजह से आपकी ये बिग प्रोटीन्स जो कि नॉर्मल पर्सन के अंदर यहाँ पे फिल्टर हो जाती हैं, नॉर्मल पर्सन के अंदर यहाँ पे जो है वो ट्यूब्यूल्स के अंदर एंटर नहीं होती, इस केस में ये बिग प्रोटीन्स भी आपके ट्यूब्यूल्स में ऐड होना शुरू हो जाएंगे। और जब ये प्रोटीन्स आपके ट्यूब्यूल्स में आएंगी तो उसके बाद ऑब्वियसली बिकॉज इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो ये फाइनली कहाँ पे रिलीज हो जाएंगी, यूरिन में, जिसकी वजह से आपके प्लाज्मा सैंपल के अंदर इन प्रोटीन्स की जो एक नॉर्मल कंसंट्रेशन है वो मेंटेन नहीं रहेगी। जैसे आपकी अगर मोस्ट ऑफ द एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स जो हैं वो यूरिन में रिलीज हो रही हैं तो डेफिनेटली इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, हाइपो एल्बिनीमिया, एल्ब्यूमिन की आपके जो प्लाज्मा सैंपल के अंदर कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी और इसका एंड इफेक्ट क्या हो सकता है, ओडीमा।
ठीक है, सो ये सेकंड आपके पास रीजन है प्रोटीन यूरिया की, विच इज ग्लोमेरुलर प्रोटीन यूरिया। थर्ड टाइप ट्यूबुलर प्रोटीन यूरिया, जिसमें आपकी जो प्रोटीन्स नॉर्मली ग्लोमेरुलस से नॉर्मल अमाउंट में प्रोटीन प्रोड्यूस होंगी और नॉर्मली वो पास होती हैं कहाँ से, ग्लोमेरुलस से। बट इस केस में आपके जो ट्यूबुलर सेल्स हैं, ये ट्यूबुलर सेल्स उन प्रोटीन्स को रीअब्जॉर्ब नहीं करवा पाते। ठीक है, सो ये प्रोटीन्स आपके पास नॉर्मली ऐसी प्रोटीन्स हैं जिनके ट्रांसपोर्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, और अगर ये फिल्ट्रेट से यूरिन में जा रही हैं तो इट मीन्स कि ये जो ट्रांसपोर्टर यहाँ पे प्रेजेंट थे इसने इनको रीअब्जॉर्ब नहीं किया। ठीक है, सो ये कुछ प्रोटीन्स हैं जिनके लिए ट्रांसपोर्टर्स यहाँ पे नोन है, और अगर स्टिल ये प्रोटीन आपके यूरिन सैंपल के अंदर आ रही हैं तो इट मीन्स कि इस केस में प्रॉब्लम कहाँ पे आपके ट्यूब्यूलर सेल्स के अंदर प्रॉब्लम है। सो दिस इज द थर्ड कंडीशन, ट्यूब्यूलर प्रोटीन यूरिया। एंड लास्ट वन इज सिक्रेटेड प्रोटीन यूरिया। इसमें आपके जो ट्यूबुलर सेल्स हैं वो इंटेंशनली कुछ प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं और उन प्रोटीन्स को सिक्रीट करते हैं, उनको फिल्टर करने की बजाय उनको इंटेंशनली सिक्रीट करते हैं फिल्ट्रेट के अंदर, और वहाँ से वो अल्टीमेटली कहाँ पे चली जाएंगी, यूरिन के अंदर। सो दिस इज़ द लास्ट टाइप ऑफ प्रोटीन यूरिया, जिसमें आपके ट्यूबुलर सेल्स जो हैं वो प्रोटीन प्रोडक्शन और प्रोटीन सिक्रीशन में इन्वॉल्व हैं। सो अगेन आप यहाँ से इन 4 टाइप्स ऑफ प्रोटीन यूरियाज को कंपेयर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है कि आप लोगों ने प्रोटीन यूरिया को देख तो लिया, उसकी टाइप्स को तो ऑब्जर्व कर लिया, बट आप लोगों को याद होगा कि इससे पहले हम लोग यूरिन एनालिसिस में डिफरेंट एनालाइट्स की प्रेजेंस या एब्सेंस को डिटेक्ट कर रहे थे, उसे मैयर कर रहे थे। सो इट मीन्स कि अगर आपके यूरिन सैंपल के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, प्रोटीन यूरिया की कंडीशन है, सो ये प्रोटीन यूरिया भी आपको किसी तरह से मैयर करना है। सो इसके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज हो सकती हैं? एक तो डिपस्टिक मेथड है, जिसमें आप सिंपली प्रोटीन की प्रेजेंस को चेक करते हो बाय यूजिंग द डिपस्टिक्स, और इसके अलावा आप प्रोटीन की कंसंट्रेशंस को भी देखते हो। लाइक आपको एक नॉर्मल कंसंट्रेशन का पता है कि एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन ब्लड सैंपल के अंदर इतनी हो सकती है, और आपके यूरिन सैंपल के अंदर अगर एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है तो आप उसको देख सकते हो, उसको कंपेयर कर सकते हो, यानी आप डिफरेंट प्रोटीन्स की रेशियोज को कैलकुलेट कर सकते हो, जिसमें पहली आपके पास है प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशियो। क्रिएटिनिन तो वी ऑल नो कि ये एक वेस्ट है। ठीक है, सो आपकी टोटल प्रोटीन कितनी है और उस प्रोटीन में से क्रिएटिनिन कितनी है, ये आप देखते हो। सपोज आपके पास टोटल प्रोटीन है 100 और इसमें से क्रिएटिनिन 20 है, इट मीन्स कि 80 आपके पास जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो क्रिएटिनिन के नहीं है, वो वेस्ट प्रोटीन के नहीं है, बल्कि वो किसी यूजफुल प्रोटीन के हो सकते हैं। ठीक है, सो यूरिन सैंपल के अंदर प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन आप पहले कैलकुलेट करोगे, टोटल प्रोटीन कंसंट्रेशन, एंड देन यू विल कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ क्रिएटिनिन, एंड दिस प्रोटीन एंड क्रिएटिनिन रेशियो आपको नॉन एल्ब्यूमिन प्रोटीन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इसके थ्रू आप एल्ब्यूमिन इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा स्पेसिफिकली नोट नहीं कर सकते, बिकॉज इस 80% में आपको ये देखना है कि बाकी प्रोटीन्स भी आ सकती हैं, लाइक इसमें एल्ब्यूमिन भी हो सकती है, इसमें आपके पास जो है वो जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा है बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन प्रोटीन भी हो सकती है, अल्फा 1 माइक्रोग्लोबुलिन प्रोटीन्स भी हो सकती हैं। सो अगर स्पेसिफिकली आपने इस प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशियो में से एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो उसके लिए आपको एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन स्पेसिफिकली कैलकुलेट करना पड़ेगी, बिकॉज सिर्फ एक ही ऐसी कंडीशन है जिसमें एल्ब्यूमिन आपके यूरिन सैंपल के अंदर रिलीज होती है, और जब एल्ब्यूमिन यूरिन सैंपल के अंदर रिलीज होगी तो डेफिनेटली ये सिग्निफिकेंट अमाउंट में होगी। ठीक है, सो इस चीज़ को बजाय बाकी प्रोटीन के साथ लिंक करने के, आप ओवरऑल एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन को क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन से रिलेट करके एक सेपरेट रेशियो के थ्रू एल्ब्यूमिन की अमाउंट इन यूरिन, इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सो दीज आर द 3 डिफरेंट मेथड्स जिनके थ्रू आप यूरिन सैंपल के अंदर प्रोटीन की प्रेजेंस या एब्सेंस को क्या कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो। ओके, अब इन डिफरेंट एनालाइट्स की यूरिन में प्रेजेंस के अलावा,
लाइक प्रोटीन यूरिया के अलावा आपके पास कुछ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिनल फेलियर्स भी हैं, इसमें से 2 से 3 यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हुए हैं, जिसमें एक है आपके पास रिनल फेलियर। ठीक है, इसी फ्लो चार्ट को जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा है, इसी में अगर हम लोग ऐड करते जाएं कि नेक्स्ट आपने यूरिनालिसिस के बाद प्रोटीन यूरिया, और प्रोटीन यूरिया के बाद अब हम रिनल फेलियर की तरफ जा रहे हैं। यानी इससे पहले तो आप किसी किस्म की ट्यूब्यूलर या फिर ग्लोमेरुलर फंक्शन के अंदर प्रॉब्लम थी उसको देख रहे थे ना, बट आपके जो किडनी के सेल्स हैं, रिनल सेल्स, अब वो फेल होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, सो इन कंडीशंस को हम देखते हैं कि ये आप कैसे मेजर कर सकते हो, एक्यूट रिनल फेलियर और इसी तरह से क्रोनिक रिनल फेलियर, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और किस तरह से आपकी जो बॉडी के बाकी फंक्शंस हैं वो इफेक्ट होंगे इसकी वजह से। सो एक्यूट रिनल फेलियर में आप जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसका इंडिकेटर है वो यूरिन फॉर्मेशन या यूरिन आउटपुट का जो आप कह लें एक नॉर्मल अमाउंट है, जो एक रेट है, ये रेट ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। यानी अब आपके सेल्स जो हैं वो पूरी तरह से फेल होना शुरू हो गया ना, तो जो उनका नॉर्मल फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन, लाइक पहले तो आप ये देख रहे हैं कि यूरिन के अंदर कोई नॉन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ऐड हो गया, वो प्रोटीन भी हो सकती है, ग्लूकोज भी हो सकता है, उसमें प्रोटॉन कंसंट्रेशन भी हो सकती है, किसी भी तरह का कोई नॉन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल यूरिन में ऐड हो रहा है, बट यूरिन स्टिल उसकी फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, एक जो नॉर्मल अमाउंट है पर पर्सन के 800 से 2 लीटर यूरिन पर डे हम पास करते हैं, ये इतना यूरिन आपके रिनल सेल्स अभी भी बना रहे हैं। बेशक उसके अंदर ये कुछ नॉन स्पेसिफिक एनालाइट्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, बट रिनल सेल्स अभी भी अपना वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। बट एक्यूट रिनल फेलियर के केस में क्या होता है कि अब आपके जो रिनल सेल्स हैं वो अपना ये फंक्शन जो है इसको सिग्निफिकेंटली ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज उनके पास अब कैपेसिटी नहीं रही कि वो नॉर्मल अमाउंट में जितना यूरिन बनाते थे वो बन सके। ठीक है, तो इसकी जो सबसे कॉमन इंडिकेशन है वो ये है कि इस केस में जो पर्सन है वो ओलिगोयूरिक हो जाता है, यानी उसकी जो यूरिन पास करने का रेट है वो 400 यानी हाफ तक चला जाता है, 50% वो कम हो गया, 400 ml पर डे। और अगर ये कंडीशन स्वेयर रहेगी तो फिर ये भी हो सकता है कि विद इन 24 आवर एक पर्सन जो है वो यूरिन पास ही नहीं कर रहा, इस कंडीशन को आप एनयूरिक कहते हो। तो ये इंडिकेशंस हैं, यूरिन फॉर्मेशन जो है ये या तो कम हो जाती है सिग्निफिकेंटली, या फिर आप इवन डेज का गैप देखना शुरू कर देते हो यूरिन फॉर्मेशन में। सो ये इंडिकेशन है एक्यूट रिनल फेलियर की। इट मीन्स कि ये एक अर्ली, आप कह लें अर्ली इंडिकेटर्स हैं कि आपके रिनल सेल्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सो उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। सो ये 2 अर्ली जो हैं वो इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं। अब किडनी फेलियर की 3 डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, प्री रिनल, पोस्ट रिनल या रिनल। जस्ट लाइक आप लोगों ने लिवर फंक्शन के अंदर देखा था ना, बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म के अंदर, कि बिलीरुबिन की जो हाई प्रोडक्शन है उसकी भी 3 रीजंस हमने पढ़ी थी, प्री हेपेटिक, पोस्ट हेपेटिक और हेपेटोसेलुलर। इसी तरह से किडनी सेल्स की जो है इनके फेलियर की भी 3 रीजंस हो सकती हैं, 3 टाइप्स में हम इसको फर्दर सब क्लासीफाई कर सकते हैं, प्री रिनल, पोस्ट रिनल एंड रिनल। जिसमें आप यहाँ से इस सिंगल डायग्राम से रिलेट कर सकते हो कि प्री रिनल कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है कि आपके जो किडनी के सेल्स हैं वहाँ तक ब्लड, एक नॉर्मली जो ब्लड वहाँ से पास होना है वो प्रोफ्यूजन ही नॉर्मल नहीं होगी, यानी किडनी सेल्स जो हैं वहाँ तक ब्लड जितना एक नॉर्मली वो फिल्टर करते हैं वो फिल्टर करना ही छोड़ देंगे, यानी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो प्लाज्मा या ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रहे। ठीक है, यानी आपके पास जो है वो सैंपल, वो एनालाइट्स, फिल्ट्रेट ऐड ही नहीं हो रहा, बिकॉज यहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम कहाँ पे,
प्री रिनल प्रॉब्लम है, सपोज यहाँ पे आपके पास ये वेसल ब्लॉक हो गई है या किसी वजह से आपका ये जो प्लाज्मा सैंपल है ये किडनी तक नहीं पहुंच पा रहा, सो इस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस को आप कहते हैं दीज आर दी प्री रिनल कॉम्प्लिकेशंस के। हो सकता है कि किडनी सेल्स ठीक हों बट जो इनपुट उन्हें रिक्वायर्ड है वो ही नहीं पहुंच पा रही, ठीक है। सो इस केस में आपके पास जो है वो कॉम्प्लिकेशंस होना स्टार्ट हो जाएंगी कि ग्रेजुअली जब किडनी के सेल्स को वो इनपुट ही नहीं मिलेगी, प्लाज्मा को फिल्टर ही नहीं करेंगे, तो सक्सेसिवली उनके जो सेल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे या फिर आप कह लें कि डीजनरेट होना शुरू हो जाएंगे। सेकेंड रीजन आपके पास आ जाती है पोस्ट रीनल, कि रिनल सेल्स बिल्कुल ठीक हैं, लाइक आपका प्लाज्मा सैंपल यहाँ पे आया, रिनल सेल्स ने नॉर्मली जैसे उसको फिल्टर करते थे आपके ग्लोमेरुलर सेल्स, उन्होंने फिल्टर किया, नॉर्मल अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। बट यहाँ से ऑनवर्ड आपके पास जो यूरिनरी डक्ट है, यूरिनरी ट्रैक्ट या फिर डक्ट, वो ब्लॉक है जिसकी वजह से यूरिन रिलीज ही नहीं हो रहा, ठीक है। वो बन तो रहा है प्रॉपरली लेकिन जो डक्ट उसको नॉर्मली रिलीज करवाती है वो ब्लॉक है, ठीक है। तो इस केस में जैसे आपने पोस्ट पैटिक में बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन देखी थी, तो यहाँ पे आप यूरिनरी ट्रैक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्जर्व कर रहे हो जो कि अगेन किसी स्टोन या मेलिग्नेंसी कंडीशन की वजह से हो सकती है। और थर्ड रीजन आपके पास है एक्चुअल रिनल प्रॉब्लम, कि जिसमें आपके किडनी के जो सेल्स हैं उनके अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, किसी टॉक्सिन के रिस्पॉन्स में या फिर किसी जो है वो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल के रिस्पॉन्स में वो सेल्स डैमेज हो चुके हैं, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है। सो ये तीन रीजंस हो सकती हैं, तीन कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जो कि इस पर्सन के अंदर एनयूरिक या ओलिगूरिक प्रॉब्लम्स जो है ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यानी यूरिन फॉर्मेशन का जो एक नॉर्मल लेवल है उसे क्या कर देते हैं, सिग्निफिकेंटली ड्रॉप कर देते हैं। और अगर एक्यूट रिनल फेलियर को कंसीडर ना किया जाए, इसको जो है वो ऑन टाइम इसका डायग्नोसिस नहीं हो रहा और इसको जो है वो ट्रीटमेंट के लिए कोई मैनेजमेंट स्ट्रेटजी प्रपोज नहीं की जा रही, तो ऑब्वियसली आपके जो रिनल सेल्स हैं उनके हर किस्म के फंक्शन के ऊपर इफेक्ट होगा। जैसे आपने यहाँ पे अभी प्रीवियसली क्रोनिक रिनल फेलियर के अंदर देखा है कि आपके जो यूरिन फॉर्मेशन वाला जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होता है, सॉरी एक्यूट रिनल फेलियर में। लेकिन क्रॉनिक रिनल फेलियर के अंदर आप ऑब्जर्व करोगे कि इन दिस केस हर तरह का किडनी फंक्शन ये इफेक्ट होगा, जिसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो नॉर्मल हार्मोन्स वो बनाता है एरिथ्रोपोइटिन, उसकी सिंथेसिस भी ड्रॉप हो जाएगी। जो विटामिन D3 की एक्टिव फॉर्म है 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरोल, ये भी चूंकि किडनी से बनती है, इसकी भी लो प्रोडक्शन होगी। एंड वी ऑल नो कि अगर ये विटामिन D3 इसकी प्रोडक्शन कम होगी कैल्सिट्रायोल की, तो इसकी वजह से कैल्शियम और फास्फोरस होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं रहेगा, ठीक है। विटामिन डी रिक्वायर्ड है ना इन कैल्शियम और फॉस्फेट की कंसंट्रेशंस को मेंटेन करने के लिए। सो अगर ये नहीं है तो इस केस में आपके पास जो है वो अल्टीमेटली ये दोनों तरह के जो मिनरल्स हैं इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। सिमिलरली पुअर एसिड बेस बैलेंस, प्रोटॉन्स नॉर्मली जो कि ये पास करता था, रिलीज करता था, बॉडी के अंदर पीएच को मेंटेन करता था, अब आपके रिनल सेल्स जो हैं वो चूंकि प्रोटॉन्स को पास नहीं कर पा रहे बिकॉज वो अपना कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ देयर फेलियर, सो अल्टीमेटली एसिड बेस बैलेंस भी डिस्टर्ब होगा और जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है डिफरेंट सॉल्ट्स की इनसाइड द प्लाज्मा वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। सो किडनी के क्रॉनिक फेलियर की वजह से आपकी प्लाज्मा जो है उसका होम्योस्टेसिस सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। एंड दिस इज़ अ फ्लो चार्ट कि प्रोग्रेसिव नेफ्रॉन डिस्ट्रक्शन या फिर अल्टीमेटली जो क्रॉनिक रिनल फेलियर है वो किस तरह से आपकी जो है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब करता है। जैसे यहाँ पे अभी मैंने डिस्कस किया ना कि अगर क्रॉनिक रिनल फेलियर होता है तो उसकी वजह से आपकी कैल्शियम की कंसंट्रेशन लो हो जाती है और फॉस्फोरस होम्योस्टेसिस को भी डिस्टर्ब करता है, फॉस्फोरस की कंसंट्रेशन हाई रहेगी। सो इस चीज़ को समझ लेते हैं कि क्रॉनिक रिनल फेलियर के रिस्पॉन्स में इन दोनों जो मिनरल्स हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस, इनका मेटाबॉलिज्म किस तरह से इफ़ेक्ट होगा।
ठीक है। सो क्रोनिक रेनल फेलियर की वजह से फर्स्ट इफेक्ट जो आप ऑब्जर्व करोगे, दिस इज डिक्रीज्ड फॉर्मेशन ऑफ विटामिन D3। एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 की प्रोडक्शन कम होगी, जिसकी वजह से आपके पास इंटेस्टिनल कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज विटामिन डी रिक्वायर्ड है ना, जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है, कैल्शियम को लॉक करने के लिए ज़रूरी है। सो अगर विटामिन D3 की प्रोडक्शन नहीं हो रही रिनल सेल में फेलियर की वजह से, तो आपका इंटेस्टाइन जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। बेशक आप जितना मर्जी कैल्शियम इनटेक करते हो, बट बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ विटामिन D3 आपकी जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन है वो ड्रॉप हो जाएगा। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के ड्रॉप होने की वजह से आपकी सीरम की जो कैल्शियम कंसंट्रेशन है वो कम होगी, और सीरम कैल्शियम कंसंट्रेशन के कम होने के रिस्पॉन्स में आपके जो पैराथायराइड ग्लैंड हैं इनकी सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो इस केस में आप हाइपर पैराथायरॉयडिज्म इस कंडीशन को भी ऑब्जर्व करते हो कि इस केस में आपका जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो अपनी सिक्रीशन ज़्यादा करना शुरू कर देता है, बिकॉज उसे किसी तरह से कैल्शियम को मेंटेन करना है, कैल्शियम कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए आपके पास जो है वो मॉलिक्यूल अवेलेबल नहीं है, वो हार्मोन अवेलेबल नहीं है जिसने कैल्शियम को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। सो ये एक साइकिल है जिसके थ्रू कैल्शियम होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होगा, कि कैल्शियम की कंसंट्रेशन तो कम रहेगी, बट अल्टीमेटली पैराथायराइड हार्मोन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा इनसाइड प्लाज्मा। और सेकंड, अगर आप फॉस्फोरस को चेक करें तो किडनी के सेल्स अगर डिस्टर्ब हो गए हैं तो इट मीन्स कि आपके जो फॉस्फेट्स मॉलिक्यूल्स हैं इनका रिटेंशन होना शुरू हो गया है। इट मीन्स देयर इज नो रीअब्जॉर्प्शन, और ये फॉस्फेट सेल्स यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज किडनी सेल्स तो उस तरह से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे। सो इनके डैमेज होने की वजह से आपके पास जो है इनके सारे जो फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब होंगे, जिसमें से एक फंक्शन यहाँ पे है फॉस्फेट बैलेंस को मेंटेन रखना। सो आप रेनल फेलियर के रिस्पॉन्स में, क्रोनिक रेनल फेलियर के रिस्पॉन्स में इंक्रीज फॉस्फेट रिटेंशन को ऑब्जर्व करोगे। अब जितना ज़्यादा फॉस्फेट आपके जो है वो इन प्लाज्मा सैंपल के अंदर, सीरम के अंदर एक्यूमुलेट होगा, जितना यहाँ पे फॉस्फेट प्रेजेंट होगा, उस फॉस्फेट के रिस्पॉन्स में आपकी जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन है सीरम के अंदर वो कम होना शुरू हो जाएगी। और इसकी क्या रीज़न है, बिकॉज ये फॉस्फेट इस कैल्शियम के साथ प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंट सेल्स के अंदर या जहाँ पे भी ये कैल्शियम और फॉस्फेट आपस में जो है वो प्रेसिपिटेट हो सकते हैं, ये वहाँ पे एक्यूमुलेट होके इवन स्टोन फॉर्मेशन की तरफ भी चले जाते हैं। सो इंक्रीज फॉस्फेट की वजह से आपका जो थोड़ा बहुत कैल्शियम यहाँ पे प्रेजेंट था सीरम सैंपल के अंदर, उसकी भी प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाएगी, और अल्टीमेटली आपके पास पैराथायराइड हार्मोन की कंसंट्रेशन मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाएगी। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि हाई सीरम फॉस्फेट कंसंट्रेशन आपके इस रूट के ऊपर मज़ीद एक लोड जो है वो कॉज करती है, बिकॉज कैल्शियम कंसंट्रेशन पहले ही कम थी, और इसने कैल्शियम कंसंट्रेशन को मज़ीद ड्रॉप करके इस इफ़ेक्ट को, यहाँ पे ये जो आपके पास डिक्रीज सीरम कंसंट्रेशन थी इसको क्या कर दिया, मज़ीद एग्रेसिव कर दिया। यानी आपके पास अब हाइपर पैराथायराइडिज्म जो है वो ज़्यादा इंटेंस होगा।